Welcome to lecture on Human Resources Development Part 2, presented by Ravi Prakash Pathur, Senior Lecturer, Government Polytechnic College, Mechanical Engineering Department. सेशन 2021 के लिए ये लेक्चर 16 यूनिट 2 के सब यूनिट 2.2 से कनेक्टेड चल रहा है। और इसमें अब हम जो पिछली बार हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के फर्स्ट पार्ट में उसके जनरल फंक्शंस वगैरह के बारे में बात की थी, अब हम इसमें लिख रहे हैं और भर्ती के बारे में बात की थी। अब वैज्ञानिक चयन की आवश्यकता के जो हमें रिक्रूटमेंट करने हैं उनमें भी हमें साइंटिफिक मेथड काम में लेना चाहिए, और वो क्यों लेना चाहिए उसके लिए जैसे ये एक हमने कमेंट दिया है इसमें, जैसे पुराने समय में कच्ची सामग्री व मशीनों इत्यादि के चयन के बारे में बहुत शीघ्र आवश्यकता महसूस कर ली गई। कहने का मतलब है जो अदर रिसोर्सेज है, मटेरियल, मशीन आदि के बारे में तो बहुत जल्दी ये चीज़ महसूस हो गई थी कि इनमें साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो व्यक्ति विशेष इन्वॉल्व होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए थोड़ा चयन के संबंध में जो है आवश्यकता भी ज़्यादा, साइंटिफिक सिलेक्शन के संबंध में ज़्यादा शुरू में इस बात की एक जिसे कह सकते हैं फीलिंग नहीं थी और उसमें ध्यान नहीं दिया गया था। इसके कारण से जो लेबर टर्नओवर या जो हम कहते हैं श्रमिकों की बार बार किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना, उनको निकालना, इन आदि से काफ़ी अस्थिरता रहती थी और जिससे कि ऑर्गेनाइजेशंस को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता था। तो कुछ समय से जब ये कई वर्षों से ये बात जब सामने आती रही तो इस और ध्यान गया कि सामग्री और मशीनों की तरह जो बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है पर्सनल यानी कि कर्मचारी, कार्मिक जो हैं, उनके जो सिलेक्शन है उनको ऊपर भी कोई साइंटिफिक मेथड्स डेवलप किए जाने चाहिए, और उसी के हम कह सकते हैं सोच के साथ ये आगे का जो मटेरियल है जो हम सामने ला रहे हैं ये किस प्रकार से डेवलप हुआ। कर्मचारियों को तथा श्रमिकों के वैज्ञानिक चयन द्वारा निम्नलिखित लाभ उद्योगों को हो सकते हैं। इनमें उत्पादन बढ़ता है, प्रोडक्शन इन इंक्रीज, उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ इम्प्रूव्ड, फैक्ट्री को आर्थिक लाभ होता है, इकोनॉमिक एडवांटेज इज हैपन टू फैक्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन, श्रमिक हेर फेर में कमी होती है, हमने अभी पहले भी कहा था, टर्नओवर उनका बार बार छोड़ना और दूसरी जगह ज्वाइन करना, इस प्रकार की चीज़ों से जो अस्थिरता आती है ऑर्गेनाइजेशन में वह कम हो जाती है। एक्सीडेंट्स में कमी आती है, दुर्घटनाओं के कारण पहले जो मुआवजा उनको हम देना पड़ता था उसमें भी फिर इस कारण से कमी आती है। कार्य की जो है इंटरप्शन कम हो जाता है, लगातार चलता रहता है। व्यक्तियों की साक्षात्कार, नियुक्ति आदि में लगने वाला जो क्लैरिकल वर्क है और जो भी रिपीटेड जो हो सकता है वह कम हो जाता है। श्रमिकों को प्रशिक्षण करने में फॉरमैन को जो समय लगता है उसमें बचत हो जाती है। फॉरमैन एक नाम यहाँ पे हमने लिया, हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्रशिक्षण का मेथड है उसको रिपीटेशन से बचा जा सकता है, जबकि श्रमिक एक लंबे समय तक किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच रहे साइंटिफिक सिलेक्शन के बाद। फैक्ट्री की साख अच्छी बनी रहती है, अच्छी योग्यता व कुशलता वाले व्यक्ति उद्योगों को प्राप्त होते हैं। इस सीरीज में हम जो करना चाह रहे हैं कि साइंटिफिक सिलेक्शन, तो उसके लिए सिलेक्शन का जो है टेस्ट किस प्रकार से किए जाते हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं। वो मेथड डेवलप किए गए हैं चयन के लिए, परीक्षण के जो तरीके हैं उनमें, जो कि हमेशा में एक फॉरमैन, प्रबंधक आदि सब अलग अलग पदों के लिए अलग अलग तरीके के टेस्ट किए जाने पड़ सकते हैं। इनको मोटे रूप से 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, जिसमें रोजगार परीक्षण है, रोजगार साक्षात्कार है, शारीरिक परीक्षण है। ये निर्भर करता है कि किस प्रकार का कार्य है, श्रमिक नेचर का है, क्लरिकल नेचर के हैं, सुपरवाइजरी नेचर के हैं, इंस्पेक्शन नेचर के हैं, टेस्टिंग नेचर के हैं, डिज़ाइन से संबंधित पर्सन है। ये अलग अलग के लिए इनमें इनकी जो है हम कह सकते हैं महत्व भी इनमें हो सकता है वह बदलेगा। शुरुआत करते हैं रोज़गार परीक्षण से। इसमें हम किस प्रकार से आगे किस प्रकार से टेस्ट को आगे विभाजित करते हैं उस देखा जाए। इस प्रकार के परीक्षण किसी भी श्रेणी के पदों पर व्यक्तियों के चयन में सहायक होते हैं। इसके विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित हैं। इस रोज़गार परीक्षण में सबसे पहली कैटेगरी मेंटल टेस्ट या मानसिक परीक्षण के रूप में फॉर्म की गई है, और मानसिक परीक्षण में भी
को भी एक हम कहें और सब डिवाइड किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस का टेस्ट, रुचि यानी कि इंटरेस्ट का टेस्ट, अभिरुचि यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट, इनके बारे में हम डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, रुचि और अभिरुचि में क्या अंतर पड़ता है आगे, व्यक्तित्व का पर्सनालिटी का टेस्ट, ये सब हम कह सकते हैं एक तरह से रोज़गार परीक्षण के अंदर हम जो सब डिवीज़न ले रहे हैं, मानसिक परीक्षण मेंटल टेस्ट, उसके अंदर हम भिन्न भिन्न प्रकार की जो हम कह सकते हैं क्वालिटीज़ जज करने के लिए ये अलग अलग प्रकार के टेस्ट करेंगे। बुद्धि परीक्षण से अगर हम बात करें, बुद्धि परीक्षण व्यक्ति के समय सामान्य बुद्धि को परखने हेतु किया जाता है। बुद्धि परीक्षण के लिए उम्मीदवार में उपलब्ध बुद्धि सामान्यतः व्यक्ति द्वारा कोई उत्तीर्ण परीक्षा से ज्ञात हो जाती है। अनपढ़ लोगों के लिए यह परीक्षण आवश्यक है तथा इसके लिए बुद्धि को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति को बुद्धि लाभ इंटेलिजेंस क्वेश्चन की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। ये हम बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा कि अनपढ़ उन लोगों के लिए यह परीक्षण आवश्यक है। अगर हम कह रहे हैं तो उसके लिए ये बुद्धिलब्धता हम कैसे ज्ञात करेंगे, परीक्षण द्वारा ज्ञात की गई मानसिक आयु और वास्तविक आयु, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परसेंटेज हमें हेल्प करता है बुद्धिलब्धि यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को फाइंड आउट करने के लिए। यह परीक्षण लिखित अथवा मौखिक रूप से किया जाता है। कार्य के प्रति अभ्यर्थियों की रुचि अथवा अरुचि जानने के लिए रुचि परीक्षण किया जाता है। अभिरुचि परीक्षण यह जानने के लिए किया जाता है कि अभ्यर्थी में किस प्रकार कार्य विशेष करने की जन्मजात प्रतिभा निहित है। देखिए जस्ट हमने कहा था कार्य के प्रति अभ्यर्थी की रुचि अथवा अरुचि, वो उसमें इंटरेस्ट लेता है अथवा नहीं लेता है, इसको जानने के लिए रुचि परीक्षण या इंटरेस्टेड टेस्ट किया जाता है। जबकि अभिरुचि यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वह ये ध्यान ये किया जाता है कि अभ्यर्थी में किस कार्य विशेष को करने की जन्मजात प्रतिभा निहित है। जनरली हम देखते हैं कि यदि कोई किसी घर में कोई अगर कारपेंटरी का कार्य पुश्तैनी रूप से या प्रारंभिक रूप से हो रहा है तो भले ही उनके जो बाद के बच्चे हैं वो किसी और तरह की शिक्षा लें और तरह के प्रशिक्षण लें, लेकिन अगर हम देखेंगे कि उनका जो उनके सराउंडिंग जो वातावरण है उनके घर में अगर कारपेंटरी के पर का है तो उनकी अभिरुचि उस साइड में ज़्यादा हो सकती है और उस में अगर उसको हम ट्रेन करें तो उसका हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति अधिक सफल होने की संभावना है। अर्थात अभिरुचि जो है स्थिति वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक विश्लेषणात्मक तथा दूसरा संश्लेषणात्मक। और विश्लेषणात्मक परीक्षण में कुछ योग्यताओं का अवलोकन किया जाता है, जैसे कार्य करने की कुशलता, कार्य की गति, अवलोकन, शीघ्र निर्णय लेना आदि। इन सब चीज़ों को हम विश्लेषणात्मक परीक्षण के हिस्से में काउंट करते हैं। जबकि संश्लेषणात्मक परीक्षण यानी कि सिंथेटिक जो टेस्ट है उसके केस में जब कोई कार्य कठिन और जटिल हो तो उस समय सिंथेटिक टेस्ट किया जाता है। इस परीक्षण में उम्मीदवार के सामने हम कह सकते हैं एक काल्पनिक समस्याएं उत्पन्न कर दी जाती है और ये देखा जाता है कि इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, इनको निपटने के लिए वह किस प्रकार से अप्रोच करता है। व्यक्ति परीक्षण के लिए उम्मीदवार को सामान्य जीवन, परिवार के साथ उसके संबंध, उसकी आदतें, व्यवहार, पसंद तथा नापसंद, आत्मविश्वास आदि की जांच की जाती है। इस प्रकार के परीक्षण सुपरवाइजर और सेल्समैन आदि के चुनाव में अधिक सफल रहते हैं। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि ये जितने प्रकार के टेस्ट कर रहे हैं अलग अलग तरीके के काम करने वालों के लिए अलग अलग टेस्ट जो है वो हो सकता है। इनमें से कोई पर्टिकुलर टेस्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल सामने दिखाया है कि व्यक्तित्व का परीक्षण जो है सुपरवाइजर है, सेल्समैन है, मार्केटिंग पर्सनल है। मान लीजिए आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव टाइप का कोई काम में जाना चाहते हैं। इन ऐसे प्रकार के कामों में आपकी पर्सनैलिटी का जो है संबंधित जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जबकि एक आम आदमी, जैसे मान लीजिए आपको एक हेल्पर का सिलेक्शन करना है, आपको एक कुशल कारीगर का सिलेक्शन करना है, उस केस में उनका दस्तकारी यानी कि उनकी उस ट्रेड के प्रति, उस काम को करने के प्रति कुशलता ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है बनस्पत की यह जहाँ पे जो हम देख रहे हैं व्यक्तित्व परीक्षण। तो इस प्रकार से ये किस प्रकार का कार्य
व्यक्ति से लिया जा रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। अब सेकंड, जैसे हम कह रहे हैं रोजगार के बाद दस्तकारी परीक्षण, ट्रेड टेस्ट या निष्पादन या परफॉर्मेंस टेस्ट जो है के बारे में जब बात करें, रोजगार परीक्षण की ये दूसरी विधि है। पहले हमने जैसे अभी जस्ट पहले ही बात की थी, उसके अलावा ये आ रहा है। इसमें उम्मीदवार को कार्य करना होता है। इस परीक्षण में उम्मीदवार को वह कार्य करने को दिया जाता है जो कि उस पद के पर रहकर करना होगा जिसके लिए उसने आवेदन किया है। जैसे टाइपिस्ट के पद के लिए दस्तकारी परीक्षण के दौरान टाइप करने को दिया जा सकता है। कार्य करने के आधार पर उसकी योग्यता का निर्धारण किया जाता है। मैकेनिकल के केस में लें हम, अगर कोई आदमी वेल्डिंग करने के लिए अगर उसका सिलेक्शन किया जाता है तो वेल्डिंग का एक जॉब उससे बनवाया जाता है और उस जॉब की क्वालिटी को जांच किया जाता है कि वह उसमें किस प्रकार से उसके बनाते वक्त उसका क्वालिटी जजमेंट किया जाता है और उसके अनुसार उसका हम कह सकते हैं उसकी एफिशिएंसी, उसकी कौशलता का आकलन किया जाता है। उम्मीदवारों तथा दस्तकारी परीक्षण के कार्य के आधार पर उनका वर्गीकरण कर लिया जाता है तथा उनकी श्रेणी का निर्णय किया जाता है। जैसे कुशल, अर्धकुशल, अकुशल कारीगर आदि। कुशल कारीगरों के लिए किसी भी प्रकार के जनरली प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं रहती है। यहाँ बहुत ही नॉमिनल कोई हिस्सा ऐसा हो सकता है जो उनको प्रशिक्षण के थ्रू में आज की जो एडवांस चीज़ें हैं उनके देखते हुए दिया जा सकता है, जबकि शेष 2 श्रेणी के व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाना के पश्चात ही कार्य पर लगाया जा सकता है, जिससे उनके कार्य के अनुसार उनको प्रशिक्षण की योजना भी बनाई जा सकती है। इसके पश्चात जो हिस्सा बनता है रोज़गार टेस्ट के बाद, महत्वपूर्ण हिस्सा है कि रोजगार का साक्षात्कार। कई योग्यताओं का निर्धारण रोजगार परीक्षण के आधार पर नहीं किया जा सकता है। जैसे व्यक्ति अच्छा लिख सकता है परंतु वही बात बोलकर सही प्रकार से व्यक्त नहीं कर सकता। हम समझ सकते हैं कि एक वर्कर और एक सुपरवाइज़र में इस बात को हम आसानी से इस बात का डिफरेंस समझ सकते हैं कि सुपरवाइज़र को किसी बात को बोलकर समझाना पड़ सकता है जबकि वर्कर को साथ इस प्रकार की ज़रूरी आवश्यकता नहीं होती है। तो रोज़गार साक्षात्कार इस प्रकार के परीक्षण में कामों के लिए हमें जो सिलेक्शन करने हैं उनमें ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस परीक्षण के दौरान उम्मीदवारों को बिल्कुल हम ये कह सकते हैं माइंड उनका फ्री रख के, कोई परेशानी उनके दिमाग में ना रहे, उसको बैठाकर आवश्यक समझ जानकारी प्राप्त कर उसकी योग्यता का पता लगाना चाहिए। साक्षात्कार परीक्षण के लिए जो भी सिद्धांत अपनाने हों अथवा जो भी मापदंड रखने हों उन्हें पहले से ही तय कर लेना चाहिए। साक्षात्कार के दौरान जो वातावरण है वो एकदम सिंपल लाइट रखा जाना चाहिए, जिसमें वो जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपना बात कहने में उसको कोई परेशानी नहीं हो, कोई दबाव ना हो, कोई टेंशन उसके सामने ना आए। इस प्रकार का माहौल रखना चाहिए। उसको इनकरेजिंग माहौल रखना चाहिए कि वो अपने जो भी उसकी नॉलेज है, जो भी उससे बात की जा रही, पूछी जा रही उसके संबंध में वह गहराई से हमें एक्सप्लेन कर सके। कार्य से संबंधित जो प्रश्न साक्षात्कार में पूछे जाने हैं उनकी पहले से ही सूची बना ली जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे कि कंसिस्टेंसी अलग अलग उम्मीदवारों के लिए मेंटेन की जा सके। उम्मीदवार के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव साक्षात्कार के बीच डालना सर्वस्व, हाँ वैसे प्रेशराइज नहीं करना है, धमकाना नहीं है, किसी प्रकार का माहौल इस प्रकार से नहीं करना है। अभी आज के ज़माने में आपने सुना होगा कि साक्षात्कार के साथ 2-3 तरीके के और चीज़ें जोड़ी जाती है, जैसे कि अगर आपको एक टीम के साथ, ग्रुप के साथ काम करना है तो एक ग्रुप डिस्कशन नाम का का आयोजन भी जनरल किया जाता है। उसमें भी आपकी इंटेलिजेंस का परखा जाता है। उसमें 4 से 5 या और भी आवश्यकता अनुसार ग्रुप्स में आपको बैठा दिया जाता है। कई बार उसमें टॉपिक जो है वो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो टॉपिक खुद की तरफ से दे देते हैं और ये देखते हैं कि उस टॉपिक के बारे में उसकी कितनी जानकारी अलग अलग ढंग से लोगों को है, ग्रुप के रूप में किस प्रकार से वो उनको लीड करता है कोई, या अपने साथियों को किस प्रकार से मौका देता है। तो इससे एक ग्रुप में काम करने के संबंध में योग्यताओं का आकलन ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से भी किया जाता है। इसी प्रकार आज के ज़माने में जैसे कि हमने देखा था मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, सेल्समैन से हैं, वो आज जो एक व्यवस्था चल रही है प्रेजेंटेशंस के माध्यम से चीज़ों को समझाया जाता है, पीपीटी प्रेजेंटेशंस ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, इस प्रकार की चीज़ें आजकल काम में ली जा रही है। तो आप वहाँ पे इस प्रकार का टेस्ट भी एक किसी से ले सकते हैं प्रेजेंटेशन करा के, वो क्वालिटी भी उसकी जज की जा सकती है। तो इस प्रकार की चीज़ें अब नए ज़माने में, आज के ज़माने में भी और भी साक्षात्कार के साथ जुड़ी हुई है। इसके बाद जो ट्रेडिशनल एक और जो चीज़ है टेस्ट, वो है शारीरिक प्रशिक्षण। जब एक उम्मीदवार सभी प्रकार के परीक्षणों में सफल होता है तो नियुक्ति पत्र देने से पूर्व उसका शारीरिक प्रशिक्षण चिकित्सक के द्वारा कराया जाता है, ताकि यह ज्ञात हो सके कि ऐसा कोई संक्रामक रोग या स्थायी रोग, अपंगता तो नहीं है जो उसके कार्य को
अयोग्य बनाती हो, जो कि उस नियुक्ति के पश्चात करना है। इसमें भी हम थोड़ा सा गहराई में जाएं तो ये देख सकते हैं कि यह परीक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण, हम देख सकते हैं कि किस प्रकार का जॉब, किस प्रकार का कार्य हमें लेना है और उसके ऊपर निर्भर करेगा। जैसे कि हमें मार्केटिंग, हमने बार बार कहा, सेल्स पर्सन, मार्केटिंग पर्सन, डिजाइन पर्सन, क्वालिटी कंट्रोल से संबंधित पर्सन, सुपरवाइजिंग से संबंधित, डायरेक्ट मशीनों पे काम करने वाले कुशल या अर्ध कुशल कार्यकर, हेल्पर, तो ये उनकी जो कार्य किस प्रकार का है उस प्रकार के ही शारीरिक प्रशिक्षण के मापदंड भी उस प्रकार से तय किए जाने होते हैं और इसके अनुसार ही उन पर्टिकुलर कार्मिकों का चयन इस परीक्षण से प्रभावित होता है। तो आज हमने ये अभी इसके बारे में पार्ट 2 में आज ये डिस्कशन किया है कि किस प्रकार से हम चयन की क्या रहेगा स्थिति, रोज़गार की क्या इसमें स्थिति रहेगी, टेस्टों की डिफरेंट टाइप की या क्या एप्लीकेबिलिटी रही, इसके बारे में अभी अपन ने डिस्कशन किया हमने। तो इसको आप अच्छी तरह से एक बार इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और इससे संबंधित चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आम जिंदगी में किसी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस में आप इनका कहाँ रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, उनको ध्यान देने की कोशिश कीजिए। और समझने में आपको इसमें कोई दुविधा हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसमें भेजिए क्वेरीज, मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। अगला पार्ट हम इसके जो बचा हुआ है, हम जैसे हमने पहले पार्ट में भर्ती वगैरह को डिस्कस किया था, भर्ती होने के बाद भर्ती करने की प्रक्रिया को अब हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार के टेस्ट लेने पड़ते हैं और जब हम भर्ती कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं, तो उन व्यक्तियों को हमारे काम पर काम प्रारंभ करने से पहले उनको प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो पार्ट 3 में हम अब HRD पार्ट 3 में प्रशिक्षण पर आगे चर्चा करेंगे और भी जो पार्ट बचे हुए जो पोर्शन बचा हुआ है HRD डेवलपमेंट से संबंधित, उनके बारे में पार्ट 3, और अगर आवश्यकता हुई तो हम पार्ट 4 भी कंपोज करेंगे, उस प्रकार से डिस्कशन किया जाएगा। थैंक यू।